नमस्कार। इमेजिन करिए आप बांग्लादेश में हैं। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ हिंसा नहीं है, वह सिर्फ राजनीति नहीं है और वह सिर्फ विरोध प्रदर्शन भी नहीं है। यह एक ऐसी श्रृंखला है जहां एक मौत दूसरी मौत को जन्म देती है और हर आग अगली आग का रास्ता बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 2025 से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाई जाती है। वे गंभीर रूप से घायल होते हैं और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाए जाते हैं। पूरा देश उनके स्वस्थ होने का इंतजार करता है, पर 18 नवंबर 2025 को शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर आती है और यहीं से बांग्लादेश में गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। लोग कह रहे हैं कि यह एक पॉलिटिकल किलिंग थी। ऑपोजिशन और स्टूडेंट का मानना है कि सरकार और रूलिंग सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। जिसके बाद ढाका, चटगांव, मयमनसिंह और लक्ष्मीपुर जैसे जगहों पर भारी प्रदर्शन और भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन यह भीड़ सिर्फ नारे नहीं लगाती, यह भीड़ कानून को पीछे छोड़ देती है। उसी 18 दिसंबर की रात हिंसा एक नया और सबसे डरावना मोड़ लेती है। जगह था भालुका इलाका, मयमनसिंह और पीड़ित था हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास। भीड़ उस पर आरोप लगाती है इस निंदा का कि उसने धर्म का अपमान किया। कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं, कोई अदालत नहीं। फैसला वही सुना दिया जाता है। उस मजदूर को पीटा जाता है, पेड़ से लटका दिया जाता है और फिर भी उस भीड़ का मन नहीं बढ़ता है तो उस भीड़ ने उस मजदूर को जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस भीड़ की मानसिकता थी जो अब खुद को कानून से ऊपर मानने लगी थी। और जब उस भीड़ को ऐसा लगने लगता है कि कोई सवाल पूछ सकता है तो अगला निशाना बनता है मीडिया। जी हाँ, जगह करवान बाजार, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तारीख 18 से 19 दिसंबर की रात। सबसे सनसनीखेज दृश्य था जब ढाका में प्रथम अलो और द डेली स्टार जैसे बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तरों में आग लगाई जाती है। पत्रकारों को पीटा जाता है, कैमरे छीन लिए जाते हैं और कई पत्रकारों को तो जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। संदेश साफ है, जो सवाल करेगा वही जलेगा। रिपोर्टर्स का कहना है कि भीड़ नहीं चाहती कि सच्चाई अब दुनिया के सामने आए। ये एक क्लियर साइन है कि बांग्लादेश में फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में है। इन्हीं घटनाओं के साथ समय बीता, समय के साथ दिन बीते और दिन के साथ तारीख बीता और अब आता है अगला तारीख 20 दिसंबर 2025। 20 दिसंबर 2025 को लक्ष्मीपुर में एक और दिल दुखाने वाली घटना घटती है, जहां पहले तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के घर को बाहर से ताला लगा दिया जाता है और फिर घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। जिस आग में राजनीतिक कार्यकर्ता की 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत भी हो जाती है। यह भीड़ सिर्फ घर, दफ्तर और सड़कों तक सीमित नहीं रहती। विरोध करने वाले संसद भवन तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं। यह सीधा संकेत है कि राज्य की सत्ता और भीड़ के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। 7 साल की एक मासूम बच्ची जिंदा जलकर मर जाती है। उस बच्ची का न नेता की मौत से लेना देना था, न मजदूर की हत्या से, न मीडिया से और न ही उस जगह के संसद से। लेकिन जब हिंसा खुली छोड़ दी जाती है तो वह मासूम और दोषी में फर्क नहीं कर पाती। अगर मौतों के आंकड़े और नुकसान की बात की जाए तो अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने मौतों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों की जान जा चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान घरों, दुकानों और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। देश भर में डर का और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ढाका, चटगांव और मयमनसिंह जैसे बड़े शहरों में हालात काबू में रखने के लिए सेना और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी है। अब तक किसी आधिकारिक मौत की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर जगह से घायल होने, आगजनी, तोड़फोड़ और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है।
यहाँ तक कि सुरक्षा बलों को ढाका समेत कई अन्य शहरों में तैनात किया गया है। प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी और राजनेताओं के खिलाफ नारे भी लगाए गए, जिससे क्षेत्रीय कूटनीतिक तनाव पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। अगर हम कहें कि क्या इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है, तो यह मामला राजनीतिक रूप से अहम है, लेकिन भीड़ हिंसा में एक हिंदू मजदूर की मौत, जिस पर कथित तौर पर इस निंदा का आरोप लगाया गया था, सांप्रदायिक पक्ष को उजागर करती है। इस घटना के बाद भारत में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने हिंदू अधिकारों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यह घटनाक्रम संकेत देता है कि हिंसा सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण तक पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह राजनीतिक अशांति का मामला है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भीड़ हिंसा का शिकार एक हिंदू मजदूर था। उस पर बिना ठोस सबूत के धार्मिक आरोप लगाए गए और भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। इन्हीं कारणों से भारत में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, खान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार कहती है कि यह राजनीतिक हिंसा है, लेकिन सवाल उठते हैं क्योंकि मारा गया मजदूर अल्पसंख्यक था, आरोप धार्मिक था, भीड़ ने धर्म देखकर फैसला किया। तो क्या यह सिर्फ राजनीतिक है या फिर राजनीति की आड़ में सांप्रदायिक डर फैल रहा है? यह कोई संयोग नहीं, यह एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर अगली घटना पिछली घटना से और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वह हिंसा को रोकने की कोशिश कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ का गुस्सा काबू से बाहर दिखता है। आज बांग्लादेश में सवाल यह नहीं है कि हिंसा क्यों हुई, सवाल यह है अब इसे रोकेगा कौन? क्योंकि जब भीड़ न्याय करने लगे, जब सच बोलना खतरा बन जाए और जब धर्म आरोप का हथियार बन जाए, तो अगला नाम किसी का भी हो सकता है। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट बांग्लादेश के ऑनगोइंग वायलेंस पर। ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें। और हाँ, बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पॉलिटिक्स, रिलीजन, मीडिया और आम आदमी सब कुछ एक ही आग में जल रहा है। और जब तक भीड़ का गुस्सा शांत नहीं होता, ये मौत का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा।